हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस का सेक्शन 194 जे के बारे में, जो होता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है टीडीएस का, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रैक्टिकली। देखते हैं क्या है इस सेक्शन में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नई है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ओके, ये पर्सन ए है, ये कौन है? ये है एनी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, कोई भी पर्सन। और ये जो दूसरा पर्सन है ये कौन है? ये कोई रेसिडेंट है, तो एनी रेसिडेंट पर्सन। ठीक है, दूसरा पर्सन कोई भी है बट इसका रेसिडेंट होना जरूरी है। अब ये जो पर्सन है, इस पर्सन को क्या करता है? पेमेंट कर रहा है। ये पर्सन इसको पेमेंट कर रहा है। पेमेंट किस चीज का कर रहा है? ध्यान से सुनिए, किसी प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहा है, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहा है, किसी टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने इसको कोई टेक्निकल सर्विसेज दी, उसका पेमेंट कर रहा है, या फिर कोई रेम्यूनरेशन, या फिर कमीशन, या फिर कोई फीस, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई रेम्यूनरेशन, कमीशन या फीस, क्या किसको पेमेंट किया जा रहा है? डायरेक्टर, टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो अगर ये पर्सन कंपनी है और ये पर्सन उस कंपनी का, ये पर्सन इस कंपनी का डायरेक्टर है, तो कंपनी अगर डायरेक्टर को, अपने डायरेक्टर को कोई भी फीस पे करती है तो उसमें भी सेक्शन 194 जे में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, लेकिन वो सैलरी का पेमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये डायरेक्टर इस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है और सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी के लिए तो सेक्शन 192 होता है टीडीएस का, सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट है, आप उसको किसी का भी नाम लो, रेम्यूनरेशन, कमीशन या फीस, किसी का भी नाम लो, उस वाले केस में सेक्शन 194 जे में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। फोर्थ पेमेंट किसका होता है? रॉयल्टी का। रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है अगर ये पर्सन। रॉयल्टी क्या होता है कि इस पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है, कोई राइट है, कोई इंफॉर्मेशन है और ये पर्सन उसको यूज कर रहा है। ये पर्सन इस पर्सन के नाम को, इंफॉर्मेशन को, राइट को, किसी चीज को यूज कर रहा है और उसका पेमेंट किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रॉयल्टी का पेमेंट। तो ये रॉयल्टी का पेमेंट है या फिर नॉन कॉम्पीट फीस का पेमेंट है। ठीक है, नॉन कॉम्पीट फीस जो है किस में डिफाइन कर रखी है? सेक्शन 28 सबसेक्शन नंबर 5A में डिफाइन कर रखी है। सेक्शन 28 किसका होता है? सेक्शन 28 पीजीपीपी का चार्जिंग सेक्शन होता है, उसमें डिफाइन कर रखी है नॉन कॉम्पीट फीस। नॉन कॉम्पीट फीस क्या होती है? चलो एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो ये जो पर्सन है ये कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, इस रेस्टोरेंट का कोई मास्टर शेफ है, ठीक है, मतलब मेन कुक है इस रेस्टोरेंट का। अब वो जो मेन कुक है वो उस रेस्टोरेंट को छोड़कर जाना चाहता है, वो उसको छोड़कर जाता है, तो ये रेस्टोरेंट वाले उस जो कुक को 1 करोड़ रुपए का पेमेंट करते हैं। किस बात के लिए करते हैं? कि मान लीजिए दिल्ली का रेस्टोरेंट है, कि आप दिल्ली में कहीं भी कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, या उसके आसपास का एरिया स्पेसिफाई कर ले, यहाँ पर आप कभी भी कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, ना ही किसी अदर रेस्टोरेंट को ज्वाइन करेंंगे। तो उस वाले केस में ये पेमेंट क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, अगर वो कुक वहां से कहीं और जा रहा है और लोगों को पता चल गया तो लोग उस वाले को, दूसरे रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर लेंगे, या अपना सेपरेट रेस्टोरेंट खोल रहा है तो उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो इसका कंपटीशन हो जाएगा और मान लीजिए इसकी फिर क्वालिटी भी हो सकता है इस रेस्टोरेंट की डाउन हो जाए। तो इस वजह से इसके अपने कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए जब कोई पेमेंट किया जाता है तो वो नॉन कॉम्पीट फीस का पेमेंट होता है। 2 तरह की बताई गई है, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी। नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि आप किसी रेस्टोरेंट को ज्वाइन नहीं करोगे या अपना खुद का रेस्टोरेंट नहीं खोलोगे इस पर्टिकुलर एरिया में, इस तरह का जो पेमेंट किया गया है फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी।
या फिर दूसरा पेमेंट किस तरह का क्या होता है कि फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ कॉपीराइट ट्रेडमार्क और लाइसेंस, मतलब जो इसके की मैनेजर, किसी कंपनी के की मैनेजर पर्संस होते हैं ना, उसको उस कंपनी के जो नो हाउ कॉपीराइट मतलब इन सब चीजों की अच्छे से नॉलेज होती है, तो उस चीज का पेमेंट कि आप हमारे नो हाउ कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस को किसी और पर्सन के साथ शेयर नहीं करोगे, इस तरह का जो पेमेंट होता है वो होता है नॉन कॉम्पीट फीस का पेमेंट। ठीक है, पेमेंट होता है। अब ये पर्सन इस पर्सन को पेमेंट कर रहा है, इसके लिए तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा सेक्शन 194 जे में। दूसरा पर्सन और कौन इंक्लूड किए गए हैं इसके अलावा, पहले तो कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इनके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ कौन से होंगे जिनकी लास्ट ईयर, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जिस साल का पेमेंट किया गया उसके लास्ट ईयर देखेंगे। अगर ये बिजनेस करते हैं तो टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हो गया हो लास्ट ईयर, और अगर ये प्रोफेशन में है तो ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख को एक्सीड हो गई हो लास्ट ईयर। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ है उनके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है। ध्यान रखना है, देखिए अगर आप कंपनी है, फर्म है, तो आपका टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, है ना, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है अगर वो टीडीएस के सेक्शंस में फॉल कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है और आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ या 50 लाख एज द केस में भी एक्सीड कर गई है, तो उस वाले केस में आपके ऊपर इस साल से, लास्ट ईयर एक्सीड कर गई है तो इस साल से टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। केवल 3 सेक्शन है इसके एक्सेप्शन, 194 IA, 194 IB एंड 194 M। ये उन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को कवर करते हैं जिनकी लिमिट एक्सीड नहीं हुई है, ठीक है, लिमिट से कम है, फिर भी इनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है। बाकी के सेक्शंस में ज्यादातर वही इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कवर किए गए हैं जिनके लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड कर गई है। ठीक है, अब ये पेमेंट करती हैं किसको? रेसिडेंट पर्सन, कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो। अब ये पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट किस चीज का कर रहे हैं? इनके लिए केवल 2 पेमेंट्स कवर किए गए हैं, या तो ये प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर ये टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए केवल 2 ही पेमेंट है। प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं अगर ये किसी पर्सन को, तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आएगी 194 जे में। टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं तो भी इनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आएगी 194 जे में। ठीक है, इनके लिए अगर ये रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। नॉन कॉम्पीट फीस का पेमेंट कर रहे हैं टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। रेम्युनरेशन कमीशन डायरेक्टर का पेमेंट कर रहे हैं तो वो तो इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। डायरेक्टर तो किसी कंपनी का होगा, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का तो कोई डायरेक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट समझ लीजिए। 1 साल की बात हो रही है कि 1 साल में अगर पेमेंट किसी पर्सन को कर रहे हैं प्रोफेशनल फीस का 30,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं, 1 साल में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टेक्निकल सर्विसेज में भी 30,000 से ज्यादा का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। रॉयल्टी में भी 30,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। नॉन कॉम्पीट फीस के लिए भी 30,000 से ज्यादा की लिमिट है, 30,000 से ज्यादा पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है। बट ये जो है डायरेक्टर को आप कितना भी पेमेंट करो, 5,000 रुपए का भी पेमेंट करोगे अगर साल में आप अदर देन सैलरी का, तो उस वाले केस में 194 जे में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टर के पेमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, डायरेक्टर के पेमेंट पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है 194 जे में। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, याद रखनी है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो सेपरेट लिमिट है हर पर्सन की, मतलब हर जो सर्विसेज की सेपरेट लिमिट है और पर एनम की लिमिट है। जैसे कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मान लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ लिमिटेड है और इसमें मिस्टर एक्स वर्क करते हैं और मिस्टर एक्स इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। अब मिस्टर एक्स ने इस कंपनी को टेक्निकल सर्विसेज दी कोई, ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं ये मिस्टर एक्स को, मान लीजिए 40,000 की टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट करते हैं। दूसरा, ये इसकी फीस भी पे करते हैं क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर है ना, तो 10,000 रुपए की फीस का पेमेंट करते हैं। तीसरा, ये कंपनी इसको किसी रॉयल्टी का पेमेंट करती है, ठीक है, रॉयल्टी का भी पेमेंट करती है, कितना? 20,000 रुपए का। अब यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि टोटल लिमिट मिस्टर एक्स को कितनी पे की गई है, सेपरेट देखी जाएगी। टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट है, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है और होगा भी क्योंकि 30,000 को एक्सीड कर गया है। फीस, आप डायरेक्टर की फीस कितनी भी पे करें आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, रॉयल्टी में यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि 30,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो इस तरह से सेपरेट लिमिट है
ठीक है, और पर एनम की लिमिट है, ये आपको याद रखना है। नाउ किस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा है सेक्शन 194J में डिडक्ट करने के लिए दो पार्ट है इसके। अगर आप टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं या फिर रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं, और रॉयल्टी भी केवल वही रॉयल्टी जो कि सेल, एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स की, ठीक है, तो फिल्म्स की सेल, एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की रॉयल्टी होती है केवल वही रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। इस वाले केस में अगर आप इनका पेमेंट करते हैं तो 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अलावा कोई और है, जैसे कि प्रोफेशनल फीस का पेमेंट है, नॉन कॉम्पीट फीस का पेमेंट है, डायरेक्टर की फीस का पेमेंट है, और रॉयल्टीज के अलावा कोई और रॉयल्टी है तो 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। दो रेट है सेक्शन में 194J में, 2%, 194J A होता है 2% इनके लिए, और बाकी के पेमेंट के लिए 194J B होता है जिसमें 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर पेई, ये जो पर्सन होता है, ये पर्सन होता है रेसिडेंट पर्सन, अगर ये इंगेज्ड होता है कॉल सेंटर के बिजनेस में, केवल कॉल सेंटर का बिजनेस ये चलाता है, तो कॉल सेंटर का बिजनेस अगर ये चला रहा है, उसको पेमेंट किया जा रहा है, तो 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, पीपीटी है, ये पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं वो लिखी हुई है, किस तरह का पेमेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई पर्सन करती है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वही पर्सन कवर होंगे जिनकी लिमिट लास्ट ईयर एक्सीड हो जाती है। दो ही पेमेंट है, प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है कि टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी जो कि केवल फिल्म्स की होती है रॉयल्टी, उस वाले केस में 2% का होता है, ठीक है, 2% का टीडीएस। अदर जो सर्विसेज होती है उस वाले केस में 10% की टीडीएस की रेट होती है। जो लिमिट है वो होती है मोर देन 30,000, सबके केस में है, बट डायरेक्टर के केस में कोई लिमिट नहीं है। और अगर एक्सक्लूसिवली कॉल सेंटर के बिजनेस में इंगेज होता है जिस पर्सन को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो टीडीएस की रेट हमेशा 2% ही होगी, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, रिलैक्सेशन, कि कोई रिलैक्सेशन है कि नहीं, मतलब इनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो आ जाती है बट टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, तो वो किसको दे रखी है रिलैक्सेशन, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। ध्यान से समझिए, अगर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जिनकी लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ को या 50 लाख को एज द केस में भी एक्सीड कर गई है, और प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस की पेमेंट अगर कर रहे हैं, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आएगी, बट कब डिडक्ट नहीं करना, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ किसका पेमेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं, बट वो जो पेमेंट है पर्सनल पर्पस का पेमेंट है, ठीक है। जैसे कि प्रोफेशनल फीस कैसे हो सकती है, डॉक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल फीस होती है। लेकिन मान लीजिए इंडिविजुअल है, मिस्टर एक्स बीमार हो गए, इन्होंने अपना इलाज करवाया, डॉक्टर को 50,000 रुपए का खर्चा किया, इन्होंने डॉक्टर को पेमेंट किया 50,000 रुपए का, लेकिन अपना खुद का पर्सनल पर्पस का एक्सपेंडिचर था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने क्लेम नहीं किया, तो उस वाले केस में वो जो 50,000 का पेमेंट किया है प्रोफेशनल फीस का, इनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी उस पर नहीं आएगी। तो ये रिलैक्सेशन है, ये भी लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए इंडिविजुअल एंड एचयूएफ प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज का, तो पर्सनल पर्पस का तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब ये समझ लीजिए प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होती है, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज एंड टेक्निकल सर्विसेज, तो आपको समझना चाहिए कि प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट क्या होता है, टेक्निकल सर्विसेज का क्या होता है, और डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज पर 10% का टीडीएस है और टेक्निकल सर्विसेज के पेमेंट पर 2% का टीडीएस है। प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होती है, कोई लीगल लॉयर की, अगर आप लॉयर या एडवोकेट का पेमेंट करते हो, मेडिकल डॉक्टर, इंजीनियरिंग का पेमेंट, किसी इंजीनियर का पेमेंट करते हो, किसी आर्किटेक्चरल प्रोफेशन का पेमेंट करते हो, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन का पेमेंट, एडवर्टाइजिंग का पेमेंट भी इसमें प्रोफेशनल पेमेंट में कवर होता है। और कोई प्रोफेशन जो सीवीडीटी ने नोटिफाई कर रखा है, तो वो जो सीवीडीटी ने नोटिफाई कर रखी है वो कौन से प्रोफेशन है, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स,
कैसे कि कोई पर्सन आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट कर रहा है या कहीं भी कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जाता है आपकी जगह, उसका जो पेमेंट होता है वो भी प्रोफेशनल फीस का पेमेंट माना जाता है। फिल्म आर्टिस्ट को कोई पेमेंट किया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी का पेमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेमेंट है, या फिर पर्सन इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के पर्सन का कोई पेमेंट किया जाता है। कौन से? जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, एम्पायर है, रेफरीज, कोच, ट्रेनर्स, जो टीम फिजिशियंस होती हैं उनकी, जो फिजियोथेरेपिस्ट फिजिशियंस होते हैं, इवेंट मैनेजर्स, कमेंट्रेटर्स, एंकर्स एंड स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, ठीक है, इनका पेमेंट भी क्या माना जाता है? प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट। ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अगर जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो इस लिस्ट में कवर हो रहा है वो पर्सन, तो वो हमेशा प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट है और आपको 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। इसके अलावा कोई और प्रोफेशनल फीस है तो उस पर वो जो है इसमें फॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट में जो फॉल कर रहे हैं केवल उन्हीं का प्रोफेशनल फीस का टीडीएस डिडक्ट करना है। उसके बाद में टेक्निकल सर्विसेज क्या हो सकती हैं? मैनेजरियल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, या फिर टेक्निकल और अदर पर्सनल को अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है लेकिन इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कंसिडरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग और इस तरह के कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर कोई ऐसा पेमेंट जो जिसका पेमेंट सैलरी के अंदर किया जा रहा है, उसमें तो सेक्शन 192 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेक्शन 192 में उसका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये सारी चीजें, नॉन कॉम्पीट फीस मैंने बताई दी थी, रॉयल्टी क्या होती है वो मैंने आपको बताई दी थी। तो ये सारा है ऑल अबाउट सेक्शन 194J। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आपको किस सेक्शन पे चाहिए वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।